ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टेट वेरिएबल्स की बात करी थी। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टीज को देखा, कंस्ट्रक्टर को देखा, हमने मेथड्स को देखा, हमने इवेंट्स को एग्जीक्यूट करके देख लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हैं कि मॉडिफायर्स पे हम वर्क करते हैं। सो पूरा हम रिसर्च करेंगे और उसका एक बेसिक वर्जन हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, create a solidity contract with modifier example। ठीक है, मॉडिफायर को हम समझते हैं कि मॉडिफायर क्या होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 9 मेंबर्स होते हैं। इस मॉडिफायर्स का रोल क्या है? मॉडिफायर्स का रोल यहाँ पर हमारे लिए एज अ मिडिलवेयर है, एज अ मिडिलवेयर। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने कोई एक फंक्शन बना रखा है और उस फंक्शन को अगर आपको कॉल करने से पहले कुछ वैलिडेशन अगर करना है कि जैसे कि इसको कॉल करने वाला कौन व्यक्ति है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ओनर है, तो ही वो कहां तक पहुंच सकता है, वो मेथड को कॉल कर सकता है। तो बेसिकली किसी भी मेथड को कॉल करने से पहले अगर आपको कुछ वैलिडेशन करना है तो आप उस पर मिडिलवेयर लगा सकते हो। मिडिलवेयर मतलब एक्चुअल फंक्शन से पहुंचने से पहले उसको एक लेवल का सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगा। ठीक है ना, कि वो अगर आप क्लियर करोगे तभी आप कहां तक पहुंच पाओगे, मिडिल फंक्शंस तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। मॉडिफायर्स को टेक्निकली अगर हम नोड.जेएस की लैंग्वेज में या वेब डेवलपमेंट की वेब 2 की लैंग्वेज में हम बात करें, एग्जैक्टली मॉडिफायर्स आर इक्विवेलेंट टू मिडिलवेयर्स। अब मिडिलवेयर्स हर जगह होते हैं, जैसे कि आपने एक्सप्रेस पढ़ा, एक्सप्रेस जेएस मिडिलवेयर। ठीक है ना, एक्सप्रेस जेएस का आपने क्या देखा, मिडिलवेयर देखा था। ठीक है ना, तो मिडिलवेयर का मैं आपको एक बेसिक स्टैक बता देता हूं। ठीक है, सो इस डायग्राम से आप समझिए कि ना मिडिलवेयर क्या होता है। मिडिलवेयर जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले उसको किस लेयर से होके गुजरना पड़ता है, मिडिलवेयर लेयर से, तभी वो आपकी एप्लीकेशन के मेन लॉजिक तक पहुंच पाएगा। ठीक है ना, रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा, आपका मिडिलवेयर। और मिडिलवेयर जब उसको क्लियर कर देगा कि रिक्वेस्ट आगे बढ़ सकती है, कहां तक पहुंच सकती है, एप्लीकेशन तक पहुंच सकती है, तो यहां पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक मॉडिफायर नाम से कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को की मेथड को, मान लीजिए ये हमारा मेथड है और इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हमारे पास वो रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट को कौन वेरीफाई करेगा, मॉडिफायर वेरीफाई करेगा। मॉडिफायर उसको अगर जो लॉजिक हमने मॉडिफायर के अंदर लिख रखा है अगर वो ट्रू होता है तो ही हम कहां तक पहुंच पाएंगे, हमारी मेथड तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। ये ये मिडिलवेयर्स आपने अपने एक्सप्रेस में भी आपने देखा। ठीक है ना, आपने एक्सप्रेस में देखा, रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद सबसे पहले वो हमारे कुछ मिडिलवेयर लॉजिक से होके आगे बढ़ती है। जैसे कि नेक्स्ट जेएस में हमने देखा था कि बस बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट नाम की मेथड होती है जिसमें जो भी लॉजिक अगर आपने लिखा है अगर वो सही होता है तो आप किसको कॉल करते हो, नेक्स्ट को कॉल करते हो। नेक्स्ट को कॉल करते ही आपका लॉजिक आगे की ओर बढ़ जाता है, आगे की ओर मूव हो जाता है। ठीक है ना। ये ओवरऑल बातें हैं, कुछ और हम थोड़ा सा और हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडिफायर क्या है। जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट आई तो हमें उनका अगर हमें उन रिक्वेस्ट का कुछ वैलिडेशन करना है, जैसे हम वेब 2 की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि जैसे क्लाइंट से कोई डेटा आया और उस डेटा का आपको वैलिडेशन करना है, तो सबसे बेस्ट जगह कहां पर है, मिडिलवेयर। ठीक है ना, तो मिडिलवेयर में आप सारा क्लाइंट का डाटा को आप क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा एंटर योर नेम, और आपने नेम की जगह अपना एंटर योर एज, और एज में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नंबर्स की बजाय सामने वाले ने अल्फाबेट्स दे दिया, उसने अपना नाम लिख दिया। मैंने उससे पूछा एंटर योर एज और उसने लिख दिया अनिल, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है क्या वो वैलिड है, नहीं। तो उस वो सारा डेटा वैलिडेशन का काम कौन करेगा, मिडिलवेयर। ये बातें थी हमारी वेब 2 की। तो वेब 2 में आप अपने डेटा वैलिडेशन की, डेटा को वैलिडेट कैसे करते हैं, आप मिडिलवेयर के थ्रू करते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं सॉलिडिटी की। सॉलिडिटी में वही मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, और उस मेथड्स तक पहुंचने के लिए अगर आपको कोई वैलिडेशन करना पड़ जाए तो आप मॉडिफायर यूज करेंगे।
ठीक है ना, समझ में आया। सो आज हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि हम मॉडिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो यहां पर हमने देखा, सो इसने बहुत सारा एग्जांपल ले लिया है। गिव अ एग्जांपल, गिव अ simplest example to understand modifiers। ठीक है ना। सो मैंने उसको बोला कि मुझे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दो मॉडिफायर को समझने के लिए। इसने क्या किया, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी ले ली नंबर नाम की, और उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, सेट नंबर नाम की मेथड को से उस नंबर को सेट कर रहा है। ठीक है ना। तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वेरिएबल ले रखा है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब एक वेरिएबल ले रखा है नंबर नाम का। उस नंबर नाम के वेरिएबल में मुझे वैल्यू को सेट करना है। ठीक है ना। इसी के एग्जाम्पल को मैं, जीपीटी ने जो एग्जाम्पल दिया उसको मैं समझा देता हूँ सिंपल सी भाषा में। आपने क्या बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है ना, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और उस ए नाम के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, और उस वेरिएबल को आपने मान लो कंस्ट्रक्टर से आपने उसको क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है भाई डाटा को क्या करना, इनिशियलाइज करना। मैं ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर सिंटेक्स पे नहीं जा रहा हूँ, बट इसको समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में मुझे वैल्यू 10 रखना है। तो सबसे बेस्ट जगह मेरे पास हो गई कंस्ट्रक्टर। तो मैं एक्स इज इक्वल टू 10 कहां लिख सकता हूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकता हूं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया। अब मान लीजिए इस एक्स नाम की वेरिएबल को मुझे आगे चल के क्या करना है, ओवरराइट करना है और सेट करना है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू मेरे पास इनिशियली कितनी थी, 10 थी, मगर बाद में जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, बाद में उस x की वेरिएबल को मैं क्या करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मान लीजिए x को मैं क्या करना चाहता हूँ, 20 करना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो 20 करने के लिए मुझे यहाँ पर अपना सेट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सेट वैल्यू नाम का मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है ना, सेट वैल्यू नाम का फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या डिफाइन कर दिया, मेरा एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना। सो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर रिसीव होते हैं उसे क्या बोलते हैं। पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से मैं यही चीजें सिखा रहा हूं कि सर आपके पास अगर कोई फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट में अगर आप कोई वेरिएबल लोगे तो उसको आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। चूंकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इथीरियम पे काम कर रहे हैं, तो ये अंडरस्कोर प्रीफिक्स लगाना एक एक कन्वेंशन है, डेवलपर लोगों को लगाना चाहिए। इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि सर जिस वेरिएबल के आगे आप अंडरस्कोर नहीं लगाओगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट के वेरिएबल्स हो जाएंगे जो कि परमानेंट ब्लॉकचेन पर स्टोर होंगे, मगर कुछ वेरिएबल्स जो कि आप फॉर्मल आर्गुमेंट वेरिएबल हो सकते हैं वो टेम्पररी बेसिस पर होते हैं। तो उसमें आप अंडरस्कोर प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जिसका मेनली पर्पस होगा कि उन वेरिएबल्स को परमानेंट ब्लॉकचेन पर हमें सेव नहीं रखना है, सिर्फ हमें उनको यूज करने के पर्सपेक्टिव से। सो ये हमने यहाँ पर किया, और इस x की वेरिएबल की वैल्यू मैंने किसमें असाइन कर दी, ये एफ ए की फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू मैंने किसमें असाइन कर दी, x असाइन कर दी। मगर इस x वेरिएबल को असाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है ब्लॉकचेन पर, वही व्यक्ति इस वैल्यू की सेट कर पाए, उसके लिए मुझे एक वैलिडेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन हो गया, मैं हो गया। आप सब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हो, इस मेथड को, इन वेरिएबल्स को, इन प्रॉपर्टीज को आप पढ़ सकते हो, मगर आप सेट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह यही होगी कि हम क्या यूज कर ले, मॉडिफायर यूज कर ले। सो इफ वी वांट that only owner of the contract can modify the value property। ठीक है ना। सो यहां पर अभी क्या हो रहा है कि इस सेट नाम की वैल्यू ली मैंने, और अगर इस सेट पब्लिक नाम की इस मेथड को अगर मैंने यहां पर पब्लिक दे दिया ना, इसको मैंने यहां पर पब्लिक दे दिया, तो आप में से कोई भी इस मेथड को कॉल करके उसकी वैल्यू को सेट कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पब्लिक दे दिया। मगर मुझे कुछ वैलिडेशन करना है कि भाई इस मेथड को कॉल करने से पहले कुछ वैलिडेशन हो जाए। ठीक है ना, जिस प्रकार से यहां पर आपने वैलिडेशन देखा। ठीक है ना, कि भाई आपको किसी एक मेथड तक आपको पहुंचना है,
ठीक है ना। मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। किसी एक मेथड तक आपको पहुंचना है, मगर उस मेथड को आप तभी कर सकते हो जब आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़ेगा कि भाई ये जो करने वाला है, मॉडिफाई करने वाला व्यक्ति, ये वही व्यक्ति है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया था। सो ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सो यहां पर हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू वांट if we want that only owner can modify the property or set the value of the property, then then we can use then we can use modifiers, ठीक है ना। we can use modifiers। so यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने मॉडिफायर लिया, हमने एक मॉडिफायर को डिफाइन किया। हर चीज से रिलेटेड दो बातें होती है भाई, डिफाइन करो और कॉल करो। आपने आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले इस धरती पर आप आए, आपने जन्म लिया, आपके पेरेंट्स ने आपको एक नेम असाइन किया कि आज से ये आस्था कहलाएंगे, आज से ये पलक कहलाएंगे, आज से ये शुभम कहलाएंगे। तो बेसिकली हमारा हमें डिफाइन किया गया है ना। एंड डेफिनेटली जो नाम से हमें डिफाइन किया गया, लेटर ऑन पूरी लाइफ टाइम हमें उसी नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा डिफाइन होना इज अ वन टाइम प्रोसेस। हम बार बार जन्म थोड़ी ले रहे हैं, हमने लाइफ में एक ही बार जन्म लिया था, मगर हमें अपने नाम से कितनी बार कौन कौन बुला रहा है, लाइफ टाइम बुला रहे हैं। सो हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही है। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया तो आप बार बार उसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप डेफिनेशन इज वन टाइम प्रोसेस, बट कॉलिंग इज मेनी टाइम प्रोसेस। आपने क्लास को बनाया, देन अगेन इट इज अ वन टाइम प्रोसेस, मगर क्लास को इंस्टेंशिएट आप कितनी बार कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। उसी प्रकार से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसी कॉन्ट्रैक्ट को सेम नाम से आप एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल आप बार उसको डिफाइन करके डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो सिमिलरली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मेरे पास अगर कोई एक मॉडिफायर में डिफाइन कर दूंगा तो मैं उसको कॉल मेनी टाइम कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ओनली ऑनर नाम का मॉडिफायर डिफाइन मुझे एक बार करना है, और कॉलिंग देखो यहां पर हो रही है, ठीक है ना। ये इस मॉडिफायर का नाम इन्होंने यहां यूज किया, समझ में आया। मतलब सर आप मॉडिफायर एक बार डिफाइन कर लो, और उसी में मॉडिफायर को आप अलग अलग फंक्शन पे आप यूज कर सकते हो, एम आई राइट, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मॉडिफायर डिफाइन किया, सेट वैल्यू ए। मैंने एक मॉडिफायर डिफाइन किया, मॉडिफायर और ओनली ऑनर नाम का मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मॉडिफायर फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ठीक है ना। सो डिफाइन मॉडिफायर, सो यहां पर मैंने लिख दिया डिफाइन मॉडिफायर, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको समझ में आया। सो मॉडिफायर को डिफाइन किया, मॉडिफायर को हमने क्या किया, कितनी बार डिफाइन किया, एक बार। कॉलिंग यहां पर अभी मैं कितनी बार कर रहा हूं, अभी तो एक बार ही कर रहा हूं, मगर मान लीजिए ऐसा के ऐसा फंक्शन मेरा एक बार और आ जाए, सेट वैल्यू बी नाम से, सेट वैल्यू सी नाम से, सेट वैल्यू डी नाम से। ऐसे कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके अंदर भाई कितने मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल। क्या उन मल्टीपल मेथड्स पर मैं सेम मॉडिफायर को बार बार कॉल कर सकता हूँ, यस आप कॉल कर सकते हो सर, बिल्कुल डेफिनेटली। सो अगेन इस बात को ध्यान रखना है कि सर आपने एक जो मॉडिफायर आपने एक बार डिफाइन किया है, उसको डिफाइन एक बार करना है, और उसको उसको हम कॉलिंग मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस पर हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर और हम समझते हैं। ये पूरा एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो मॉडिफायर एग्जांपल, इन्होंने नंबर नाम का एक प्रॉपर्टी लिया, किस टाइप का, पब्लिक टाइप का, अनसाइंड इंटीजर, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है, और उसका हमें विजिबिलिटी मॉडिफायर बताना पड़ता है कि ये विजिबल होगा कि नहीं होगा, ब्लॉकचेन पर इस प्रॉपर्टी को सभी लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी ली, एक और वेरिएबल लिया, जिसमें मैं बेसिकली लोगों के वॉलेट एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने एक ऑनर नाम का एक एड्रेस लिया, और वो भी पब्लिक है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पर देखना मैसेज डॉट सेंडर नाम का दे रखा है। सो ये मैसेज डॉट सेंडर क्या है, ये मैसेज डॉट सेंडर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है,
जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने डिप्लॉय किया उसका क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही npx हार्ड हैट और डिप्लॉय इग्निशन वाली कमांड चलाऊंगा या रन वाली कमांड चलाऊंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। तो डिप्लॉय करने वाला व्यक्ति मैं हूं कि आप होंगे, मैं हूंगा। तो मेरा जो एड्रेस होगा वो उस एड्रेस को मैं कैसे रिट्रीव कर सकता हूं, मैसेज डॉट सेंडर दिस विल रिटर्न द पर्सन हु बिकम द ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला व्यक्ति का अगर आपको एड्रेस पता करना है, उसका ब्लॉकचेन एड्रेस अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको क्या रेफर करना पड़ेगा, मैसेज डॉट सेंडर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल वेरिएबल है जिसके थ्रू आप डिप्लॉय करने वाले पर्सन का आप क्या निकाल सकते हो, एड्रेस निकाल सकते हो। तो ये मैंने एड्रेस पर्टिकुलर यहाँ ले लिया, ठीक है ना। सो इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू में किधर से किधर असाइन होती है, राइट से लेफ्ट में असाइन होगी। तो राइट में मैंने मैसेज डॉट सेंडर लिखा और उसकी वैल्यू मेरे लेफ्ट में असाइन हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये मैंने मॉडिफायर डिफाइन किया। अब मेरे पास ये सेट फंक्शन है, यहाँ पर इस सेट फंक्शन में अगर ये चीज मैं हटा दूं तो हर कोई मेरे इस मेथड को कॉल कर सकता है, मगर मैं चाहता हूं कि इस मेथड को वही व्यक्ति कॉल कर सके जिसने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में मुझे कोई वैल्यू रखनी है और उस वेरिएबल को सेट करना है तो वही सेट कर पाए जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट ओनर। तो यहां पर मैंने उसका वो मिडिलवेयर लगा दिया, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले वो इस मिडिलवेयर पर जाएगी, वो चेक करेगी कि भाई रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर अगर क्या हो, ऑनर हो, तो बेसिकली हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर ये इसका वैलिडेशन है, मतलब कुल मिला के इफ एल्स लॉजिक जो है ना वो आप यहां पर चेक कर लो। इस अंडरस्कोर इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट द फंक्शन हियर। तो हम यहां पर पर्टिकुलर अपना फंक्शन, ये स्टेटमेंट मिलते ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहां पर देखते हैं, सो हाउएवर डिप्लॉय whoever deploy contracts become message dot sender। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा वो कौन हो जाएगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर इथीरियम पर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं अगर इथीरियम पर डिप्लॉय करूंगा तो मेरा जो एड्रेस होगा ना उसको मैं कैसे रिट्रीव कर सकता हूँ, मैसेज डॉट सेंडर में रिसीव कर सकता हूँ। सो समवन कॉल सेट नंबर, अगर उस नेटवर्क पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया इथेरियम पर, और चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक है, हर कोई देख सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हर कोई देख सकता है, मगर उसको सेट कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर हमने क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन को मैंने पब्लिक दे रखा है। लाइक इंटरनेट पर कोई भी उसको सेट कर सकता है, बट अगेन द कंडीशन इट हैज टू बी द ओनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सो ये हुआ। बिफोर रनिंग द फंक्शन सॉलिडिटी चेक द मॉडिफायर फर्स्ट, ठीक है ना। तो सेट सेट उस फंक्शन को कॉल करने से पहले, सेट नंबर वाले फंक्शन को कॉल करने से पहले सॉलिडिटी किसको चेक करेगा, इस मॉडिफायर के लिए चेक करेगा, दिस इज एक्टिंग एज अ मिडिलवेयर, ठीक है ना। सो आगे बढ़े, फिर हमने देखे इफ इट इज ट्रू द फंक्शन रन्स, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बेसिकली यहां पर ये कंडीशन चेक कर रहा है, रिक्वायर, ठीक है ना, रिक्वायर मैसेज, ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपका कंडीशन चेकिंग है। और आप जावास्क्रिप्ट में आपको अच्छी तरीके से पता है कंडीशन चेकिंग आप कैसे करते हो। W3C पर गए, जावास्क्रिप्ट में गए, कंडीशंस को चेक किया जाता है इफ एल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो यहां पर हम गए और यहां पर ये रहा हमारा इफ कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इफ के थ्रू, स्विच के थ्रू और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट में हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तीन तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। हाउ वी कैन चेक द कंडीशंस, how we can check the conditions in JavaScript। सबसे पहला तरीका हमारे पास if है, दूसरा तरीका हमारे पास switch है, स्विच केस है हमारे पास, तीसरा तरीका हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं सी क्वेश्चन मार्क टी कॉलन एफ सेमीकोलन, CTF, ठीक है ना। तो कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो बेसिकली आप क्या करते हैं, ट्रू ब्लॉक रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक रिटर्न। इफ का कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे कि 1 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है, क्या 1 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो आप किस ब्लॉक में आ जाएंगे, ट्रू ब्लॉक में आ जाएंगे। अगर 1 2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता है,
तो आप जनरली किधर लैंड करेंगे? यू विल लैंड इन द फॉल्स ब्लॉक, ठीक है ना, इफ एल्स. सो इन जावास्क्रिप्ट वी हैव कंडीशंस, कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट्स. तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट है. तो बेसिकली यहां पर सॉलिडिटी के अंदर ये जो रिक्वायर स्टेटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, ये रिक्वायर मैसेज नॉट ओनर. तो बेसिकली ये क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मैसेज क्या आ जाएगा? नॉट ओनर आ जाएगा. इसको आप किस तरीके से मेंटल मैपिंग करेंगे? आप जावास्क्रिप्ट की इफ एल्स से मेंटल मैपिंग कर लेना. ये एक ही लाइन में क्या छुपा हुआ है आपका? इफ एल्स. ठीक है ना, समझ में आया? तो दिस इज योर कंडीशन. इफ दिस कंडीशन इज true, then move on the next line. If this condition is false, then return this statement. समझ में आया? So require message dot sender is equal to owner, not owner. It is basically what? It's a if else condition. It can be a ternary operator. It can be a switch. So basically वो हमारा if else condition है और यहां पर हम इसको करेंगे. अब बात आती है यहां पर ये अंडरस्कोर सेमीकोलन का क्या मतलब है? अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन, यहां पर आपने देखा होगा मैंने सी लिखा हुआ है. सी मतलब कंडीशन, और कंडीशन को चेक किया जाता है. तो कंप्यूटर जब भी कंडीशंस को चेक करता है तो दो ही चीजें बताता है, या तो वो सही है या फिर गलत है, या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. ठीक है ना, कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजें बताता है भाई, ट्रू या फॉल्स. तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? कंडीशंस. कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ये वाला पार्ट अगर क्या हो गया, अगर ट्रू हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है ना, ये इसको इस तरीके से समझो कि अगर मिडिलवेयर ने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू रिटर्न कर दिया, तो मैं कहां बढ़ जाऊंगा? आगे. जैसे कि यहाँ नेक्स्ट में सॉरी एक्सप्रेस के अंदर हम किस फंक्शन को कॉल कर लेते थे? नेक्स्ट को. मतलब अगर कंडीशन सही होगी तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो यहीं रुक जाओ. ठीक है ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो करना पड़ता है ना, कुछ गड़बड़ हुई तो वहीं रोक दिया जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ना है आपको. ठीक है ना, ये इसका फ्लो हो गया. ठीक है ना, फिर यहां पर देखते हैं वो कि वही डायग्राम है. आपके पास रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट में कुछ कंडीशन चेकिंग हुई, कंडीशन अगर पास हो गई तो कहां बढ़ना है? हमें आगे बढ़ना है. ठीक है ना, तो आगे बढ़ने के लिए ही ये अंडरस्कोर सेमीकोलन. ठीक है ना, दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच टेल्स सॉलिडिटी कंपाइलर दैट मूव ऑन एंड एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. ठीक है ना, हमारा इंटेंशन क्या है, किस फंक्शन को कॉल करना है? इसको. मगर उससे पहले मुझे अपनी ओनरशिप चेक करनी पड़ेगी कि ये जो फंक्शन कॉल करने वाला व्यक्ति है, सेट नंबर फंक्शन जो व्यक्ति कॉल कर रहा है, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर है कि नहीं है. ये सारी चीजें यहाँ चेक हो जाएगी. अगर चेक हो जाएगी तो ये जैसे ही स्टेटमेंट पर आएगा तो बेसिकली क्या कॉल हो जाएगा? हमारा सेट नंबर हमारा कॉल हो जाएगा. तो चलिए हम वन बाय वन इसको डिप्लॉय करते हैं बेसिकली. ठीक है ना, सो यहाँ पर हमने देखा पर्टिकुलर. ठीक है ना, सो चलो यहां पर हम गए अपने पर्टिकुलर हार्ड हैट में, कॉन्ट्रैक्ट में गया, और मैंने आज यहाँ पर एक बना लेता हूं. और हमने यहाँ पर बनाया मॉडिफायर 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 टेस्ट डॉट सो. ठीक है, और ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हमारा मैच होना चाहिए हमारे हार्ड हैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, सॉलिडिटी के वर्जन से मैच होना चाहिए. सो हम इन प्रोफाइल्स को, ये पर्टिकुलर ये वर्जन कॉपी कर लेना और अपना सॉलिडिटी का वर्जन यहाँ पर करना, और अपना कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं. अगेन कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर लिखने चाहिए. ठीक है ना, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पर मैंने लिखी, और अपने सॉलिडिटी का नाम, कॉन्ट्रैक्ट का नाम, कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू दी जावास्क्रिप्ट क्लास. सो मॉडिफायर टेस्ट. ठीक है, और इसके अंदर अगेन आते ही हम कितने मेंबर लिखेंगे? सबसे पहले मतलब हम मेंटल मैपिंग क्या कर रहे हैं, हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं भाई? हम जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं. जावास्क्रिप्ट में हमें पता है क्लास होता है, और उसी क्लास को इधर आके ये लोग क्या बोल रहे हैं? सॉलिडिटी बोल रहे हैं. हमेशा मेंटल मैपिंग करो, हमेशा एफर्ट है ना उस चीज पे डालो कि यार इतना चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बस हमें एडिशनल सॉलिडिटी में क्या चीज समझनी है वो. मैंने ऑलरेडी, मैं मेंटल मेंटल मैपिंग कर रहा हूँ. अगर मैं यूं समझ लूँ ना कि यार ये सॉलिडिटी कंप्लीटली नहीं है, न्यू है,
तो शायद मेरे ब्रेन के लिए वो सीखना और लर्निंग अडेप्ट करना, मेरा ब्रेन अपने आप में वो डिफिकल्टीज पैदा कर देगा कि यार ये बिल्कुल ही सेपरेट है। बट आपको ये सोचना है यार इट इज एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट क्लास। सो जावास्क्रिप्ट क्लास में तीन कॉन्सेप्ट थे। द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी, सो यहां पर मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया। दूसरा हमारा था कंस्ट्रक्टर, था कंस्ट्रक्टर, यहां पर भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, सो वी हैव द कंस्ट्रक्टर हियर एंड वी हैव द मेथड हियर, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। सो रूल नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी का एक फॉर्मेट होता है, टाइप है ना, वेरिएबल टाइप, देन एक्सेस मॉडिफायर, जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर, विजिबिलिटी मॉडिफायर, ठीक है ना, और उसके बाद वेरिएबल नेम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी सर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन करने का क्या है, सिंटैक्स है। चलो टाइप, मुझे अनसाइंड इंटीजर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल लेना है जो कि जीरो से नेगेटिव की ओर नहीं जाएगा, है ना। मैं उस वेरिएबल में हमेशा किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहूंगा, पॉजिटिव, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, कभी भी मैं किधर नहीं जाऊंगा, नेगेटिव रेंज में नहीं जाऊंगा। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उसका टाइप क्या दे दो, इंटीजर दे दो, अनसाइंड इंटीजर दो। मगर आपको लगता है कि यार कल को मेरा कोई बैंकिंग सिस्टम आप बना रहे हो और आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं कि जो नेगेटिव में जा सकती है, कुछ ऐसा मुझे बताओ है। अकाउंट बैलेंस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपने सर एक ये लिया अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, भाई अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में जाता है कि नहीं जाता है, चले जाता है ना। कभी कभी आप वो बैंक चार्ज काट देता है तो अपना अकाउंट किधर चले जाता है, नेगेटिव में चले जाता है। तो आपको सोचना पड़ता है जब आप सिस्टम बना रहे होते हैं ना, हर छोटे छोटे पहलू के बारे में सोचना पड़ता है। सो आपको तब देखना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ ये किस टाइप की वैल्यू इन फ्यूचर स्टोर करेगा, वेदर दिस वेरिएबल विल गो इन द नेगेटिव रेंज और नॉट। समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव रेंज में जाएगा तो उसको अनसाइन इंट मत बोलो, उसको डायरेक्टली क्या बोलना है अपने को, फिर इंटीजर बोलना है। अगर आपने इंटीजर अकाउंट नंबर ले लिया इसका मतलब वो नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है, ठीक है ना। सो ये मैंने आज नया डेटा टाइप किया और उसके बाद यहाँ पर इस अकाउंट बैलेंस को ये मेरे पास पर्टिकुलर एक नंबर है, मेरे पास एक वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स, और ये किस टाइप का होगा मेरा, पब्लिक। मतलब इस वेरिएबल को कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर उसको एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, और रीड करने पर ब्लॉक नंबर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। सो रीड ऑपरेशन डजंट अफेक्ट द इंक्रीज ऑफ ब्लॉक नंबर्स, वी नो दैट। और हमने ये सारे प्रैक्टिकल पिछले कुछ दिनों में हमने किए हैं, ये चीजें हमने फोकस करी है। चलो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर मैंने लिया, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर। सो यहाँ पर मैंने ये लिया और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली, तो एक्स में मैंने कितना स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही किसी प्रॉपर्टी को आप पब्लिक देते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका एक गेट फंक्शन बन जाता है इंटरनली, है ना। ये सॉलिडिटी के कंपाइलर में होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे आपने पब्लिक लिख दिया तो एक किस नाम का इंटरनली फंक्शन बन जाएगा, उसका वेरिएबल नाम का एक मेथड बन जाएगा जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीजें भी हमने देखी थी। आज हम इसका देखते हैं, अगर इस वेरिएबल को मुझे वैल्यू कुछ सेट करना है, बाहर से सेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना दिया मैंने, है ना, मैंने एक फंक्शन बनाया सेट वैल्यू एक्स, है ना। द नेमिंग कन्वेंशन इज केमल केस। हमें पता है ये सारे कन्वेंशन हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं कि सर जब भी आप मेथड बनाओगे उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, केमल केस। सो नेमिंग कन्वेंशन शुड बी, नेमिंग कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन मतलब नियम, कायदे कानून, फॉलो करो तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कायदे कानून तो ये भी है कि भाई आप घर से जब आ रहे हो, बाइक लेके आ रहे हो तो हेलमेट पहन के आना चाहिए, मगर आते हो क्या पहन के, तो आप में वो सिविक सेंस नहीं है, ठीक है ना। मगर जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं आपके लिखने के तरीके से ही आप सिलेक्ट हो गए कि रिजेक्ट हो गए, ये वो सामने वाला देख के ही बता देगा कि आप किस लेवल के इंजीनियर हो, ठीक है ना। सो हमेशा हमें हमारा कोड रिफ्लेक्ट करता है हमारी क्वालिटीज को। सो ये आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने हैं, नेमिंग कन्वेंशन शुड बी केमल, ये हमने दिया, यहाँ पर हम गए ये पर्टिकुलर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपलेस्ट एग्जांपल की, मैंने उसको पूछा तो उसने ये दिया कि एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया इसने,
इसने एक फॉर्मल आर्गुमेंट लिया, ठीक है ना, एक नंबर नाम का फॉर्मल आर्गुमेंट लिया और उस नंबर को इसने अनसाइन इंटीजर लिया, अनसाइन इंटीजर, एंड देन यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं पब्लिक, और यहाँ से हम इसको मेरा वेरिएबल x इज इक्वल टू अंडरस्कोर नम, ठीक है ना। सो आई थिंक ये सारा, अब सॉलिडिटी में इस कंपाइलर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एरर होती तो मेरा ये एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है सॉलिडिटी वाला, ये मेरे लिए परफेक्ट है ना। सॉलिडिटी वाला एक्सटेंशन, ये लगभग ये वाला सॉलिडिटी एक्सटेंशन आप करोगे तो जैसे जैसे आप कुछ कोड लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सो लेट्स डिफाइन द मॉडिफायर, है ना। मॉडिफायर डिफाइन करना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला व्यक्ति ही इस वैल्यू में, एक्स वैल्यू में चेंजेस कर सकता है। इनिशियल वैल्यू तो कंस्ट्रक्टर का काम है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक्स में 10 उसी समय आ जाएगा जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा नेटवर्क। मगर बाद में चल के कोई कोई अगर करना चाहता है, उसमें चेंजेस करना चाहता है, तो पहली कंडीशन में चाहता हूं, मेरी पहली कंडीशन क्या होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर ही होगा जिसने उसको डिप्लॉय किया था, वो ही उस वेरिएबल में क्या कर सके, चेंजेस कर सके। तो इस टाइप के वैलिडेशन करने के लिए बना दी मैंने मेथड, मगर उसके इसमें एक कंडीशन यहाँ पर मैंने चेकिंग कंडीशन लगा दी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे मॉडिफायर को डिफाइन करना होगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आप यहाँ पर आप फोर्थ हमने पढ़ा था, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, इवेंट्स, और आज फिफ्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, वी विल डिफाइन सम मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स स्लैश मिडिलवेयर्स, ठीक है ना, मिडिलवेयर्स, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू कर लेना ताकि आपको, आप क्या कर पाए, आप आराम से मेंटल मैपिंग कर पाए कि भाई ये जो मिडिलवेयर है ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के, एक्सप्रेस के मिडिलवेयर्स हैं, जिसका काम होता है आने वाली रिक्वेस्ट को कुछ चेकिंग वेकिंग करवा के आगे बढ़ना। अगर वो कंडीशन पास हो जाए तो आगे भेज देंगे, कंडीशन फेल होती है तो वहीं रोक देंगे अपन, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने मॉडिफायर डिफाइन किया। सो मॉडिफायर में डिफाइन कर रहा हूँ। सो मॉडिफायर डिफाइन करने के लिए सिंटेक्स पर्टिकुलर मॉडिफायर और मॉडिफायर का नेम। अब यहाँ पर देखो मॉडिफायर, व्हाट इज एक्चुअली अ मॉडिफायर, सॉलिडिटी मॉडिफायर, ठीक है ना। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ मॉडिफायर। सो द फर्स्ट थिंग, मॉडिफायर इज जस्ट लाइक अ मिडिलवेयर which is used for checking some validation. The and modifier is a basically a function, ठीक है ना। जैसे कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन। मॉडिफायर भी क्या है, एक फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो एक ही बार कॉल होता है ना। मगर जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो मल्टीपल टाइम कॉल हो सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन भी फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, भाई स्पेशल है। क्या बात है स्पेशल, जो कि नॉर्मल फंक्शन में नहीं होती है। नॉर्मल फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो आप, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल आपको नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, वो भी कितनी बार, सिर्फ एक बार, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास मॉडिफायर भी एक स्पेशल फंक्शन है। बिकॉज इट इज अ फंक्शन, द कन्वेंशन शुड बी camel case. So modifier name should always be in, modifier names, modifier name should be in camel case because they are eventually a function. So modifier, और यहां पर मैंने बोल दिया only honor, only honor, only honor मैंने किया बिकॉज फंक्शन है तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। भाई मॉडिफायर क्या है सर, फंक्शन है, तो फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, डिफाइन करो और कॉल करो। सो यहाँ डिफाइन यहाँ कर दिया मैंने और कॉलिंग यहाँ कर दी, ठीक है ना। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, डिफाइन करो और कॉल करो। अब मॉडिफायर ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, इसको आप सर मॉडिफायर को एक बार डिफाइन कर दिया, अब इस मॉडिफायर को आप बार बार अलग अलग फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉलिंग यहां पर हो गई, डिफाइन यहां हो गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहली मॉडिफायर के अंदर चेक दी कंडीशंस, ठीक है ना। मॉडिफायर होता ही इसीलिए है कंडीशन चेक करने के लिए। सो बेसिकली चेक दी कंडीशन में आप जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक लॉजिक लिख दो कि भाई अगर अगर ऐसा हो तो यहां बढ़ो, नहीं हो तो यहां बढ़ो, इफ एल्स, ठीक है ना।
यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी हमने कि कंडीशन अगर होगा, सही होगा, तो आप किधर पहुंचोगे, इफ वाले ब्लॉक में, और कंडीशन अगर गलत होगी तो आप किधर पहुंचोगे, फाल्स वाले ब्लॉक में। इसी चीज को सॉलिडिटी में कंडीशन चेकिंग के लिए रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अब स्टेटमेंट में जहां पे भी बोलता हूं ना, तो वो एक लाइन होती है जिसके लास्ट में किससे फिनिश होनी चाहिए, सेमीकोलन से। तो आप देखो रिक्वायर से चालू हो रहा है, लास्ट में किधर खत्म हो रहा है, सेमीकोलन। तो इस पूरी लाइन को, हर वो लाइन जिसके लास्ट में सेमीकोलन हो, उसे आप क्या बोलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्टेटमेंट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में भी स्टेटमेंट होते हैं और सॉलिडिटी में भी स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको रिक्वायर स्टेटमेंट लिखना है। सो रिक्वायर स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा, ठीक है ना। सो रिक्वायर स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा, और इस रिक्वायर स्टेटमेंट में यहां पर हमने बेसिकली इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है ना। सो यहां पर ठीक है। सो आप देखो कि ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल है। अब मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाला, मुझे अपना एड्रेस स्टोर करना है। जैसे यहाँ टर्मिनल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, स्क्रिप्ट लिख के डिप्लॉय करूंगा, जैसे भी करूंगा, तो मुझे डिप्लॉय करने वाले व्यक्ति का एड्रेस तो रखना पड़ेगा। तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट में भी स्टोर कर सकते हो। तो मेरे सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने उसको रख दिया एड्रेस, और टाइप विजिबिलिटी मॉडिफायर, और ठीक है ना। सो मेरा वेरिएबल का टाइप क्या हो, एड्रेस है, वो उसको हर कोई देख सकता है, उस एड्रेस को हर कोई देख सकता है, और मेरे वेरिएबल का नाम माय एड्रेस, ठीक है ना। क्या वेरिएबल का नाम जरूरी है कि जीपीटी ने यहाँ पर ओनर दे दिया तो मैं भी ओनर दे के कॉपी पेस्ट करूं? भाई प्रॉपर्टी का नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, माय एड्रेस। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, ओनर। इन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया, नंबर ले लिया, मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो आप अपनी इंटेलिजेंस हमेशा जिंदा रखोगे, यूं नहीं कि भाई भाई कॉपी किया पेस्ट किया, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओ। हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे। सर ये वाला एरिया जो फर्स्ट एरिया है सर, प्रॉपर्टी एरिया है। वो प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कुछ भी नाम ले सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं डेवलपर हूँ, मैं सॉलिडिटी का डेवलपर हूँ, मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं वेरिएबल का नाम क्या दे दूंगा, ऑनर दे दूंगा, और मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं वेरिएबल का नाम माई एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पर, कि इस माई एड्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वो होगी मैसेज डॉट सेंडर। सो मैसेज डॉट सेंडर, समझ में आया। तो अब इस चीज को आप समझें कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, और ये प्रॉपर्टी एरिया जो होती है, यहाँ पर जितने भी आपने प्रॉपर्टी ली हैं, ये वेरिएबल्स परमानेंटली ब्लॉकचेन पर सेव रहते हैं, है ना। और जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को आप डिप्लॉय करोगे, तो सबसे पहली चीज क्या कॉल होगी, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में कॉल होते ही आप देखो मैसेज डॉट सेंडर को लिया। अब मैसेज डॉट सेंडर ये कहां पर है, ये इंटरनली सॉलिडिटी के अंदर डिफाइंड है। सो दिस विल रिटर्न, सो मैसेज डॉट सेंडर will return the address of the person who is who is deploying the contract, ठीक है ना। so message dot sender is a message dot sender is a global solidity variable, ठीक है ना। मैसेज डॉट सेंडर क्या है, एक ग्लोबल सॉलिडिटी का वेरिएबल है, जो कि बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, आपको उस एड्रेस का, उस पर्सन का एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा, तो मेरा एड्रेस इस वेरिएबल में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। बाद में इस एड्रेस से मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ हमारी कंडीशंस, ठीक है ना। सो इफ एड्रेस माई एड्रेस देन नॉट ऑनर, ठीक है ना। और अगर कंडीशन सही हुई तो मुझे आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया दिस स्टेटमेंट अंडरस्कोर सेमीकोलन, ठीक है ना। सो यहां पर हम इस चीज को भी समझ लेते हैं, व्हाट दिस विल डू, ठीक है ना। सो व्हाट दिस विल डू, अब यहां पर आप देखना, ग्रेट क्वेश्चन। द अंडरस्कोर सेमीकोलन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इनसाइड अ मॉडिफायर, ठीक है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इट एक्चुअली टेल्स, इट टेल्स सॉलिडिटी रन द फंक्शन कोड हियर, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप यहां पर एग्जीक्यूट करो, ठीक है ना। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो कुल मिला के मैं अगर इस मेथड को कॉल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी लेयर, वैलिडेशन वाली लेयर, मिडिलवेयर वाली लेयर से गुजरना होगा। अंदर से अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इवेंचुअली ये मेरा कॉल हो जाएगा।
मगर ये फॉल तभी होगा जब आपने ये स्टेटमेंट लिख रखा होता है। अगर ये आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो अगेन आपने सॉलिडिटी को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है ये रिक्वायर के बाद इस लाइन को लिखने से ही आप कहां तक पहुंच पाएंगे, आगे की लेयर तक पहुंच पाएंगे, आगे के फ्लो तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने डिफाइन करी। अब ये मैंने पूरा यहाँ पर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर मैं गया और आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, अब टेस्ट करना है, ठीक है ना। सो ये आपको बहुत सारे तरीके बता रहा है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि आप रिमिक्स पर चले जाएं और टेस्ट कर लें, मगर वो सिर्फ बिगिनर के लिए है। पानी आ गया उसमें, ठीक है। सो आपको इस कोड को टेस्ट करना है और आप आप एक डेवलपर हैं तो डेफिनेटली आप रिमिक्स यूज ना करें, क्योंकि रिमिक्स एक बना बनाया आपका आईडी ही है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। वहां जाके क्या कैसे क्या कंपाइल करते हैं ये चीजें आप कभी नहीं सीख पाएंगे अगर आप इसकी हैबिट बना लेंगे यूज करना रिमिक्स। सो ऑलवेज अवॉइड रिमिक्स। इंस्टेड इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट वेब डेवलपर, whatever you want to do with terminal, do with some test cases। सो यहाँ पर आपको ये पहला तरीका बता रहा है कि भाई आप रिमिक्स यूज कर लो, बट मुझे यूज नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रिमिक्स यूज करूंगा तो मैं हार्ड हैट की और ये लोकल डेवलपमेंट की फ्लो को कभी नहीं समझ पाऊंगा। सो इंस्टेड मुझे क्या करना है, ठीक है ना, मुझे एक टेस्ट केसेस यहां पर मैं कर सकता हूं। सो let's deploy with hard hat and run some test cases, ठीक है ना। मैं हार्ड हैट के थ्रू इसको डिप्लॉय करूंगा और कुछ टेस्ट केसेस लिखूंगा जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को मुझे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हैं और उस टेस्ट केसेस के थ्रू भी आप अपने चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब यहां पर हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग इन सॉलिडिटी यूनिट टेस्टिंग इन सॉलिडिटी। ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो और उसमें तो चेंजेस करते हो तो फाइनली आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना पड़ता है, कुछ फ्रंट एंड बनाने पड़ते हैं और उन चीजों को टेस्ट करना पड़ता है। तो वो बहुत लेंदियर प्रोसेस है। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, यू राइट योर सॉलिडिटी कोड एंड व्हाट यू कैन डू सम यूनिट टेस्टिंग वेदर दैट code or logic which you have written is actually performing as we have planned in the code। जैसे कि मैंने उसको प्लान किया था, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यार ये ऑनर का एड्रेस स्टोर करेगा, ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए बेस्ट चीजें हैं कि आप अपना यूनिट टेस्टिंग लिखो, ठीक है ना। हम उसको बोल देते हैं कि हमें पर्टिकुलर क्या करना है, यूनिट टेस्टिंग करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सारी चीजें हो गई है और npx hardhat compile npx hardhat compile npx hardhat compile। ये मैंने सॉलिडिटी का पर्टिकुलर कंपाइल किया। सॉलिडिटी का जो, ठीक है ना, सॉलिडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसको आप कंपाइल करेंगे तो बेसिकली कितनी चीजें मिलती है आपको, दो चीजें मिलती है, एबीआई एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस और दूसरा आपको मिलता है बाइट कोड मिलता है, दैट रिसाइड अंडर आर्टिफैक्ट्स, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अंडर your the name of the contract, and you will get a JSON file. In this JSON file there are only two important properties. One property is ABI and second property is bytecode। तो चलो ठीक है, इसने आज क्या किया, जीपीटी के हिसाब से हम चल रहे हैं कि ठीक है कंपाइल कर लो और उसके बाद आपको अपना टेस्ट केसेस लिखने, क्योंकि हर चीज के लिए मैं फ्रंट एंड सेटअप करने नहीं बैठूंगा। समझ में आ रहा है ना। फ्रंट एंड इंजीनियर फ्रंट एंड का काम करेगा, मगर आप एक कंप्लीट एक बैक एंड इंजीनियर हो, आप डेवऑप इंजीनियर सॉरी फॉर एग्जांपल आप ब्लॉकचेन इंजीनियर हो, तो आप फ्रंट एंड हर छोटे छोटे चीजों के लिए फ्रंट एंड थोड़ी बनाने बैठोगे, टाइम नहीं जाता है हमारा। तो हमें अगर फटाफट अगर कुछ टेस्ट केसेस करने हैं तो आप अपना टेस्ट बना सकते हैं।
सो आप देखना हार्डेट के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर हमारे पास होता है एक टेस्ट नाम का फोल्डर होता है। ये टेस्ट फोल्डर किस लिए है? आपके लिखे हुए कोड एक्सपेक्टेडली वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने जो अभी ये कोड लिखा है इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे ही मैं सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया होगा तो मेरा वो वैल्यू सेट हो जाएगा और मुझे वैल्यू भी मिल जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो ये सारा हमें देखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मॉडिफाइड टेस्ट डॉट जेएस नाम की मैंने पर्टिकुलर एक फाइल बनाई, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। सो जो रेडीमेड सैंपल कोड मिल रहे हैं दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट सैंपल कोड जिसको आप देख देख के आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने ये डिस्क्राइब नाम की मेथड यूज करी, इट नाम की मेथड यूज करी, ये कहाँ से आ रहे हैं, नोड टेस्ट से आ रहे हैं, असर्ट से आ रहे हैं, और हार्डेट से नेटवर्क इंप्लीमेंट कर लिया। मगर जैसे ही आप जीपीटी पर जाएंगे तो ये चाय लाइब्रेरी यूज करने लग गया, ठीक है ना। मतलब यूनिट टेस्टिंग के लिए उसने अलग यूज कर ली, तो आप प्रेफर कर सकते हो कि नहीं भाई आई वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट केसेस यूजिंग नोड टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो रिकमेंडेड है। आपने पहले दिन जब प्रोजेक्ट सेटअप किया था ना तो आपको ये टेस्ट फोल्डर मिला, इसमें ये मिला, तो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी टेस्ट केसेस करने हैं वो चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने को इसके हिसाब से चलना है कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो जीपीटी में वो अपने हिसाब से कुछ भी दे देता है, ठीक है ना। तो आपको ये पर्टिकुलर यूज करना है, ठीक है ना। सो ठीक है ना, तो उसने मैंने उसको बोला कि पर्टिकुलर ये लाइब्रेरी यूज करना है, तो पूरा यहाँ पर हो गया। और देखो उसने वो पर्टिकुलर फाइल बनाई, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल बनाई और उसने वही यूज कर लिया जो मैंने उसको बोला था। यहाँ पर आप देखो असर्ट नाम के असर्ट असर्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ, डिस्क्राइब मेथड और इट नाम की मेथड यूज हुई और पर्टिकुलर वही हमारे पास यूज हुआ है। सो मॉडिफायर टेस्ट ठीक है, और मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क्राइब मेथड, मॉडिफाइड टेस्ट, और हमने विम विम ऑब्जेक्ट को हमने इंपोर्ट किया, पब्लिक क्लाइंट बनाया और उसके बाद शुड सेट डिप्लॉयर एज ऑनर। सो यहाँ पर हम पर्टिकुलर उसको चेक कर रहे हैं, असर्ट डॉट इक्वल कॉन्ट्रैक्ट रीड डॉट ओनर वॉलेट अकाउंट एड्रेस, और ऑनर शुड अपडेट एक्स। तो जो मेरा देखो यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि मॉडिफायर टेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस किया और उसी कॉन्ट्रैक्ट की मैंने पर्टिकुलर राइट मेथड यूज करते हुए मैं उसकी वैल्यू को राइट कर रहा हूँ। तो सेट वैल्यू फंक्शन में यहाँ पर ये हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट्स है। सो आई एम कॉलिंग द फंक्शन हियर। सो जब भी हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे, सेट वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हम एक्चुअल आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल आर्गुमेंट सप्लाई किया, ये देखो, मगर एक्चुअल आर्गुमेंट को यहाँ पर ये किस तरीके से सप्लाई होता है, सॉलिडिटी के अंदर, अरे के अंदर, ठीक है ना। और चूंकि नंबर है तो जो भी नंबर है उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर मुझे एक एक्चुअल आर्गुमेंट सप्लाई करना है 10 की बजाय मुझे 20 सप्लाई करना है, तो मैं 20n लिखूंगा। n का मतलब बिग इंटीजर है ना, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा भी हो सकता है और वेरी लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सॉलिडिटी के अंदर मैंने 20 लिखा, तो आप डायरेक्ट 20 नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट एन। सो यहाँ पर ये दिया और ये सारा इक्वल हो रहा है और सारी चीजें चेक करते हैं हम वन बाय वन। ट्रांजेक्शन वुड बी रिवर्टेड, इसने पूरा यूज केसेस ले लिया, तो मैं पर्टिकुलर सो एग्जैक्ट हमें यही एग्जांपल यूज करना है, तो उस हिसाब से टेस्ट केसेस हमारे बनेंगे और सिंपल वे पर हम जा रहे हैं।
ये पूरा सिंपल दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड माई एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट डॉट रीड माई एड्रेस, ओनर का एड्रेस आ गया, और असर्ट डॉट इक्वल तो डिप्लॉयड ओनर और इसका, तो ये सारे ये मेथड ये हमारे टेस्ट केसेस होंगे। तो चेक करते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना। सो npx हार्ड हैट टेस्ट, npx हार्ड हैट टेस्ट, इस पर्टिकुलर टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो कुछ चीजें समझ में आ जाती है देखते ही, कि इन्होंने टेस्ट के अंदर देखो काउंटर डॉट टीएस नाम का ले रखा है, और मैंने जीपीटी के हिसाब से मॉडिफायर टेस्ट डॉट जेएस किया, तो कहीं ना कहीं मेरा फेल हो रहा है। तो देख देख के सीखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में इस फाइल में से ये टेस्ट वाला मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं इसको हटाया, मैंने पर्टिकुलर हटाया, और मैं इसको वापस से क्लीन करता हूँ। क्लीन करने से क्या होगा, आर्टिफैक्ट्स फोल्डर हट जाएगा, ठीक है ना। npx हार्डहैट क्लीन से क्या होता है, हार्डहैट का जो आर्टिफैक्ट्स फोल्डर बनता है ना कंपाइल होने के बाद, वो बाइनरी बाइनरी सारा बनता है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और आप दोबारा से उसको क्लीन कंपाइल कर सकते हो अपने सॉलिडिटी कोड। सो npx हार्डहैट कंपाइल, npx हार्डहैट कंपाइल, npx हार्डहैट, npx हार्डहैट कंपाइल। अब जैसे ही कंपाइल करूंगा तो देखना कैशे के ऊपर हमारा बन जाएगा टेस्ट, test file name is under test we have what, contract, अरे मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने ठीक है ना, मैंने एक्चुअल में उस पर्टिकुलर कोड में पेस्ट कर दिया कोड, ठीक है। ठीक है ना, ये रहा हमारा ये पर्टिकुलर, इसको मैंने रीनेम किया, इसको मैंने पर्टिकुलर रीनेम किया, जो मेरी फाइल का नाम एग्जैक्टली मैंने वो किया, इसको सेव किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे अपना मॉडिफाइड टेस्ट नाम का ये पर्टिकुलर बनाया, सारी चीज़ें सही हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कंपाइल को क्लीन करूँगा, npx हार्डहैट क्लीन, ये मैंने क्लीन किया है यहाँ पर npx हार्डहैट क्लीन, जिससे कि मेरे हार्डहैट फोल्डर के अंदर आर्टिफैक्ट्स रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा फिर से, कंपाइल npx हार्डहैट कंपाइल, कंपाइल करते ही मुझे मिलेगा अपना आर्टिफैक्ट्स फोल्डर, एंड आई हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, और ये पर्टिकुलर ये मिल गया मुझे, एबीआई मिल गया, और मुझे बाइट कोड मिल गया पर्टिकुलर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें npx हार्डहैट टेस्ट, ठीक है, npx हार्डहैट टेस्ट, सो द फाइनली इज npx हार्डहैट टेस्ट, npx हार्डहैट टेस्ट। सो ये टेस्ट केसेस देखते हैं,
देखो, उसने टेस्ट परफॉर्म किए और हमारे टेस्ट जो है पास हो गए, ठीक है ना। हमारे टेस्ट जो है पास हुए कि फेल हुए वो पूरा आपको वो बता रहा है, ठीक है ना। सो देखते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये तो काउंटर वाला है। यहाँ पर आप देखना टेस्ट फोल्डर में काउंटर डॉट टीएसबी, तो इसके लॉग्स में उसके लॉग्स भी आ रहे हैं। इसको छोड़ेंगे, हम अपने काउंटर को छोड़ेंगे, हम बात करेंगे इसकी मॉडिफायर टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे 3 टेस्ट में से एक फेल हुआ है, बाकी 2 टेस्ट पास हो गए हैं, है ना। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला टेस्ट था शुड सेट डिप्लॉयर एड्रेस एज ओनर, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में 85 मिली सेकेंड लगे। मतलब इससे हम अपने इथेरियम पर होने वाले कोई भी सेट ऑपरेशन है वो कितना टाइम लगाएगा, कितना गेस्ट कॉस्ट बनेगा, कुछ एस्टिमेशन हम थोड़े बहुत लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने उस लॉजिक को इंप्रूव कर सकते हैं कि ताकि ये 85 मिली सेकेंड से वो कितने कम हो जाए, कम मिली सेकेंड लगे, फास्ट हो जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि जितने आप ऑपरेशंस करोगे आपके इथेरियम पर उतने आपको पैसा देना पड़ेगा, उतना आपको गेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये बता रहा है ओनर शुड अपडेट एक्स, जो कि पास हो गया है। नॉन ओनर शुड नॉट कॉल द सेट एक्स। सो 7 पासिंग 1 फेल, ठीक है ना। तो 7 टेस्ट इसने परफॉर्म किए, स्ट्रिक्टली इक्वल एक्सपेक्टेड और रिसीव्ड। तो देखो उसने रिटर्न में क्या दे दिया, हमें एड्रेस रिटर्न किया। मतलब हम इस चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे एड्रेस ये मिले 2266, मगर उसने मेरे को एड्रेस भी यही दिया। बट हो सकता है कि वो एड्रेस का कंपैरिजन कुछ इस टाइप से हुआ हो, है ना, कुछ कंपैरिजन कुछ इस टाइप से हुआ हो, ठीक है ना। कंपैरिजन कुछ इस टाइप से हुआ हो सकता है ये हमें कुछ इस प्रकार से मिला हो सकता है मुझे ये कुछ इस प्रकार से मिला हो। तो यहाँ पर मैं दोनों ही इक्वल है बट कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस हुआ होगा, तभी ये टेस्ट केसेस हमारे फेल हो रहे हैं। सो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर देता हूँ और देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। Your contract is working fine. The failure is not about blockchain problems, not your modifier bug. Is a case sensitive issue with your Ethereum address. Very common. Even sincere dev have this. So look carefully. Same address, different letter casing. ठीक है, इसमें देखो, इसमें स्मॉल एफ है और इधर कैपिटल एफ, ठीक है ना। तो केस सेंसिटिव का कुछ लफड़ा पड़ रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम केस सेंसिटिविटी में आ रही है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इवन यू कैन इन्वेस्टिगेट, हर चीज आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो वो सारी चीजें हैं पर्टिकुलर। सो ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड EIP 55 चेकसम फॉर्मेट, ठीक है ना। सो EIP 55 चेकसम फॉर्मेट, व्हाट इज दिस EIP 55 चेकसम फॉर्मेट। सो इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल 55, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रोटोकॉल इवॉल्व हुआ होगा तो उसमें कुछ कुछ प्रपोजल्स आते हैं। तो ये प्रपोजल नंबर 55 प्रपोजल होगा, मतलब उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए दुनिया भर के डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रपोजल देते हैं, भाई ऐसा कर लें कि भाई वो एड्रेस जो होता है वो स्मॉल लेटर में आ रहा है, उस एड्रेस को अपन कैपिटल कर ले ताकि स्टैंडर्डाइज कर लें। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे। तो ये जो 55 नंबर का प्रपोजल है, इसमें किस बारे में बात करी गई होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के बारे में बात करी होगी कि बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर में मिल रहा है बट हमें किस टाइप से बनाना चाहिए उसको कैपिटल। सो ऑल दीज आर प्रपोजल्स टू इंप्रूव द इथेरियम प्रोटोकॉल। जैसे हर चीज का डेवलपमेंट होता है ना, और वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, कोई क्लोज सोर्स नहीं है। इथेरियम कोई क्लोज सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स मतलब पूरी दुनिया भर के डेवलपरों को मालूम है उसका सोर्स कोड। उस कोड में कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आपको करने हैं तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे गिट के अंदर आप पुल रिक्वेस्ट करके आप कंट्रीब्यूट करते हो कि नहीं करते हो, उसी तरीके से इथेरियम डेवलपमेंट में भी कॉन्टिन्यूअस पूरी दुनिया भर के डेवलपर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो वो इंप्रूवमेंट जब वैलिडेट हो जाता है तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है कि EIP 55। उस EIP 55 में उस चीज को बताया गया है कि एड्रेस नंबर जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल करना चाहिए। ये जो कैपिटल है उसको
स्मॉल में कन्वर्जन। अब वो क्या उसमें डिस्कशन हुआ था, ये अपन जितना डिटेलिंग में जाएंगे ना उतना अपने को पता चलते जाएगा। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ इथेरियम एड्रेस यूज अपर केस प्लस लोअर केस लेटर टू डिटेक्ट टाइपिंग मिस्टेक, इट इज कॉल्ड चेकसम एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है ना। सो इसके अंदर ये एक स्टैंडर्ड तरीका था जिसमें इथेरियम के एड्रेसेस में हमें अपर केस और लोअर केस को कैसे पता किया जाए, उसका एक कुछ एल्गोरिदम होगा। देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना अपने को पता होना चाहिए कि यस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कुछ प्रॉब्लम है। और ठीक है ना, इस चीज को नोटिस किया गया, लाइक वो केस सेंसिटिव है कि नहीं है ना। स्मॉल स्मॉल ए वेदर इट इज इक्वल टू द कैपिटल ए, क्या वो इक्वल रखना है कि नहीं रखना है। अगर उनको आपको अगर केस इनसेंसिटिव रखना है तो दोनों ही एड्रेस सेम होंगे। ठीक है ना। यहां पर बात हो रही है केस सेंसिटिव की, सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, केस इनसेंसिटिव का मतलब हो गया ए इज ए इज इक्वल, हाँ हाँ वही वही आ रहा हूं, इक्वल टू कैपिटल ए। और केस इंसेंसिटिव का क्या मतलब हो गया, स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है ना। तो ये जो एड्रेसेस के अंदर जो ये लेटर आ रहा था स्मॉल एफ, क्या इसको कैपिटल एफ, इन इस पूरे एड्रेसेस को एक एड्रेस समझा जाए कि दो अलग अलग एड्रेस समझे जाए, इस चीज पे बातचीत हुई लोगों की। और ये चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया इथेरियम डेवलपमेंट वालों ने और उसको एक नंबर दे दिया, एक एल्गोरिदम बना दी उसको चेक करने के लिए। सो दैट इज EIP 55। अब वही है बात, वही है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें डिटेलिंग पता चलता है। ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हुई है। और ये देखो ये वही चीजें यहाँ पर बताई गई है, 0x F39F और 0x39 कैपिटल। बात वही हो रही है, बात वही हुई होगी कि इन दोनों एड्रेसेस को सर सेम माना जाए कि दो अलग अलग लोगों का एड्रेस, दो अलग अलग लोगों का एड्रेस माना जाए। इस चीज पे डिस्कशन हुआ होगा एंड डेफिनेटली उस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास पर्टिकुलर टेस्ट केसेस है। सो यहाँ पर ये मेथड्स हैं उस चीज को चेक करने के लिए, असर्ट्स नाम की मेथड्स हुई है, असर्ट्स डॉट इक्वल, दोनों को चीजों को चेक करेंगे। ठीक है ना। अगेन सारी मेथड्स इसमें दी हुई है, asserts डॉट इक्वल, ऑनर, डिप्लॉयर डॉट अकाउंट डॉट एड्रेस, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और वो बेसिकली रिटर्न करेंगे ट्रू फॉल्स। उस बेसिस पर आपके टेस्ट केसेस पास या फेल होंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे हमारे पास ये नोड टेस्ट की कुछ मेथड्स हैं जिसके अंदर हम अपने जो आप रन करने के लिए जो विम की जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए हम पर्टिकुलर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।